न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। वैसे तो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही आसान स्टेटमेंट है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसे लिखने का एक और तरीका है, फॉर एवरी फोर्स एफ न्यूटन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, यानी कि माइनस एफ। और ये सारी जो फोर्सेस हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इसके ऊपर मैं एरो बना देता हूं। अब देखो, ये पूरा पूरा सही नहीं है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। जैसे कि मान लो कि मैंने एक फोर्स वेक्टर बनाया ऐसे राइट दिशा में, तो इसका मतलब कि इस फोर्स के कारण एक ऑपोजिट फोर्स भी होगा, एक इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स होगा एफ वेक्टर का। तो इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स तो हो गया जीरो। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब कि नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होने वाला है। यानी कि अगर मैं किसी बॉडी पे एफ न्यूटन का फोर्स लगाऊं उसे मूव करने के लिए, तो उस बॉडी पे एक और फोर्स होगा माइनस एफ न्यूटन का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि उस बॉडी पे नेट फोर्स हो जाएगा जीरो और नेट एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि वो बॉडी कभी मूव ही नहीं कर सकती है। लेकिन ऐसा तो ट्रू नहीं है यार। तो देखो, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होते तो हैं, लेकिन कंप्लीट स्टेटमेंट ये होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी गलत हो जाएगी। इसे मैं पूरा ठीक से लिख देता हूं, ठीक है। अगर एक बॉडी ए पे फोर्स एक्ट कर रहा है एफ बिकॉज ऑफ बॉडी बी, तो जो माइनस एफ होगा यानी कि रिएक्शन फोर्स, ये एक्ट करेगा बॉडी बी पे बिकॉज ऑफ बॉडी ए। अब इसे मैंने इस डायग्राम में बना रखा है ऐसे। मान लो कि ये है बॉडी ए और इसे बॉडी बी खींच रही है, इस पे एक फोर्स लगा रही है एफ वेक्टर का। तो यानी कि बॉडी बी पे भी एक फोर्स लग रहा होगा एफ वेक्टर का ऑपोजिट दिशा में, सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन ऑपोजिट दिशा में, ड्यू टू बॉडी ए। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट these action and reaction pairs they act on different bodies। यानी कि हर एक एक्शन फोर्स के लिए एक रिएक्शन फोर्स होता है, लेकिन ये दोनों जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है ना, ये अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती हैं। अब इसी को क्लियरली दिखाने के लिए हमने एक कन्वेंशन को फॉलो किया है। फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा होगा, बॉडी ए पे, उसे हम पहली लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोर्स जिस बॉडी के कारण लग रहा होगा उसे हम दूसरे लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो, फोर्स ये पहली लेटर दिखाती है ऑन विच बॉडी और दूसरी लेटर दिखाती है बाय विच बॉडी। सिमिलरली ओवर हियर ये हो जाएगा फोर्स ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। अब देखो, ये जो एक्शन रिएक्शन का जो पेयर है ना, ये दोनों ही हमेशा बराबर होने वाले हैं मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। और ये डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी की साइज क्या है, बॉडी का मास क्या है, ये इंडिपेंडेंट होगा साइज और मास से। दोनों बॉडी का मास 1000 गुना भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होने वाले हैं। जैसे कि मान लो कि बॉडी हमारी 1 ये हमारी अर्थ है और बॉडी 2 हमारी मून है। अब अर्थ मून को खींचता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो यानी कि मून भी अर्थ को खींच रहा होगा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ये बराबर होने वाला है। मुझे बचपन में लगता था कि अगर एक बड़ी ऑब्जेक्ट है तो वो एक छोटी ऑब्जेक्ट को बहुत ही बड़े फोर्स से खींचेगी, लेकिन उसी समय अगर एक छोटी ऑब्जेक्ट है ना, तो वो तो नाम मात्र का फोर्स लगा पाएगी एक बड़े ऑब्जेक्ट पे। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार दो ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो कितनी भी बड़ी छोटी क्यों ना हो जाए, वो दोनों एक दूसरे पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने वाली है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम ये सोच सकते हो कि यहाँ पे मून ये तो धरती का चक्कर काटती है, इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत ही बड़ा होने वाला है। लेकिन वहीं अर्थ तो स्टेशनरी है, तो अर्थ के पास तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फोर्सेस सेम हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन भी सेम हो। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे फोर्स तो सेम है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू मून। अब यहाँ डिनोमिनेटर में अगर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो ये पूरी चीज बहुत ही छोटी हो जाएगी, यानी कि अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही छोटी होगी कंपेयर टू मून। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही हो, तो यानी कि दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहली ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगाएगी, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स,
बस डायरेक्शन ऑपोजिट होने वाला है। अब देखो, जब मैं बच्चा था तो मेरे दिमाग में एक और डाउट था, एक और कॉमन मिसकंसेप्शन, और वो ये कि अगर मैं किसी बॉडी पे बहुत ही तेजी से फोर्स लगाऊं, बहुत ही क्विकली, तो हो सकता है कि उस बॉडी को रिएक्शन फोर्स जनरेट करने में थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ा सा डिले हो जाए, यानी कि थोड़े समय के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक्शन फोर्स होगा और रिएक्शन फोर्स तो होगा ही नहीं, और ये लॉ टूट जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दौड़ के आऊं और उछल के एक दीवार पे किक मारूं, तो हो सकता है कि मेरे एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं हो थोड़े समय के लिए, दीवार को रिएक्शन जनरेट करने में थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। न्यूटन के लॉज यूनिवर्सल हैं, ये एक्सेलरेशन, मोशन या फिर साइज और मास इस पर डिपेंड नहीं करती हैं। अगर दो फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं या फिर दोनों फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार पार्टनर हैं, तो यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट होंगे डायरेक्शन में, और हमेशा सेम टाइम पे ही प्रेजेंट होंगे। यानी कि जैसे ही मैंने इस दीवार पे एक एक्शन फोर्स लगाया, और ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया एक्शन फोर्स। दीवार पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स ऑन द वॉल बाय माय फीट। तो वैसे ही दीवार मुझ पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी एकदम सेम टाइम पे, और ये सेम मैग्नीट्यूड, बस उल्टी डायरेक्शन का होगा। फोर्स ऑन माय फीट ड्यू टू वॉल, और इसमें कोई डिले नहीं हो सकता है। एक्शन रिएक्शन पेयर सेम टाइम पे होते हैं हमेशा हमेशा। अब देखो, कभी कभी तुम्हें किसी फोर्स का पार्टनर फोर्स निकालने में या फिर रिएक्शन फोर्स निकालने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अब उसके लिए हमेशा तुम ये करना कि स्टेप 1 ये पता कर लेना कि कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब ए बी पे फोर्स लगाएगा, वो हो गया एक पार्टनर, और फिर बी ए पे वही फोर्स लगाएगा उल्टी दिशा में, वो हो गया दूसरा पार्टनर फोर्स। तो अब इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, एक कॉमन एग्जाम्पल। यहाँ पे मेरे पास ग्राउंड पे एक टेबल रखी हुई है, और इस टेबल पे एक किताब रखी हुई है, बुक ए। अब इस बुक पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ये बना देते हैं ग्रेविटी का फोर्स एफ जी। अब इसका पार्टनर फोर्स मुझे निकालना है, रिएक्शन फोर्स। तो जब मुझे बचपन में ये सवाल आया था ना, तो मैंने एक गलती की थी, वो ये कि मैंने इस पे एक नॉर्मल का फोर्स लगा दिया था ऊपर की तरफ। जाहिर सी बात है, टेबल इस बुक को ऊपर की तरफ ढकेल रही होगी नॉर्मल के फोर्स से, और मुझे पता है कि ये जो दोनों फोर्सेस है ना, ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो है ही, साथ साथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, क्योंकि तभी तो नेट एक्सेलरेशन 0 हो रहा है इस बुक का। ये बुक एक्सेलरेट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो मुझे लगा था कि यही दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन है, यही दोनों पार्टनर फोर्सेस हैं। लेकिन ऐसा तो ट्रू नहीं है। अभी अभी हमने बात की कि एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, सेम बॉडीज पे एक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये एक दूसरे को कैंसल आउट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पूरी चीज़ गलत हो जाएगी। तो देखो, आओ अपने तरीके से चलते हैं। सबसे पहले हमें पता लगा लेना चाहिए कि कौन सी दो बॉडीज हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ बुक पे लग रही है ग्रेविटी की फोर्स, और ग्रेविटी की फोर्स लगा कौन रहा है? तो वो लगा रहा है हमारा अर्थ। तो इस एफ जी को मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू अर्थ ई। अब देखो, ये फोर्स है नीचे की तरफ, तो यानी कि इसका जो रिएक्शन पेयर होगा, इसका जो पार्टनर फोर्स होगा, वो होगा ऊपर की तरफ। अब इसे ही बना लेते हैं, ये कहीं ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ये किसी और बॉडी पे लग रहा होगा, और ये हम पता लगा सकते हैं आसानी से। ये होने वाला है फोर्स, अब ये था ए ई, तो इसका उल्टा फोर्स हो जाएगा, यानी कि ई ए। वही तो हमने लिखा था यहाँ पे, ए बी तो बी ए, यानी कि फोर्स ऑन अर्थ बाय ए, बॉडी ए। तो तुम्हें ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि धरती तो बुक को खींच रही है नीचे की तरफ, वो तो ठीक है, लेकिन बुक भी धरती को खींच रही है ऊपर की तरफ। तो हाँ, ये बिल्कुल ही ट्रू है। इनफैक्ट तुम भी जब जमीन पे खड़े हो तो तुम पे भी धरती ग्रेविटेशन का फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, और जितना फोर्स धरती तुम पे लगाती है उतना ही फोर्स तुम धरती पे भी लगाते हो। और अगर तुम टेबल से कूद जाओ, ठीक है, तो तुम्हारी एक्सेलरेशन होगी, लेकिन धरती की तो एक्सेलरेशन नहीं होगी ऊपर की तरफ। तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि फोर्सेस तो बराबर हैं, लेकिन जिसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन भी बराबर हो। धरती की मास बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसलिए उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा छोटी आती है। तो देखो, यहाँ पे इस केस में ये दोनों फोर्सेस, इसे मैं सर्कल कर देता हूँ, ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये दोनों फोर्सेस पार्टनर फोर्सेस हैं। थर्ड लॉ, पार्टनर फोर्सेस, ये हमेशा हमेशा बराबर होने वाले हैं मैग्नीट्यूड में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए। चाहे यहाँ पे तुम्हारी किताब एक्सेलरेट कर रही हो, या फिर मोशन में हो, या फिर ये टेबल पे रखी हो, या फिर ये स्पेस में कहीं छत से गिर रही हो, ठीक है, ये हमेशा ये दोनों फोर्सेस बराबर ही होने वाले हैं। अब देखो, एक और फोर्स था ना बुक पे, वो था नॉर्मल का फोर्स। ये नॉर्मल का फोर्स, इसका भी रिएक्शन बना लेते हैं, इसका भी पार्टनर फोर्स बनाते हैं। ये है एफ नॉर्मल।
तो अपना कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे। ये था ए एंड बी, इन दोनों बॉडीज के बारे में बात करना। तो इसमें नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, तो वो लगा रहा है टेबल, यानी कि फोर्स लग रहा है ए पे, फोर्स लग रहा है ए पे बाय टेबल टी। तो यानी कि इसका रिएक्शन यानी कि पार्टनर फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन टेबल बाय ए बाय द बुक, और ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने वाला है, फोर्स ऑन टेबल बाय द बुक। इसे मैं बना देता हूं नीचे की तरफ ऐसे, ये इसकी लंबाई इसके बराबर रखते हैं, यानी कि इतना लंबा, कुछ थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। तो देखो ये दोनों फोर्सेस जो है ना, ये भी थर्ड लॉ के पेयर फोर्सेस है, पार्टनर फोर्सेस। इन्हें भी मैं सर्कल कर देता हूं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों भी थर्ड लॉ के पार्टनर फोर्सेस हैं, और ये दोनों भी हमेशा हमेशा बराबर होने वाले हैं मैग्नीट्यूड में, चाहे बॉडी की एक्सेलरेशन हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि नॉर्मल का फोर्स ये भी तो बराबर था ग्रेविटी के फोर्स के, लेकिन ऐसा ट्रू तभी था जब एक्सेलरेशन 0 थी। ये एक स्पेशल कंडीशन में ही सिर्फ ट्रू है। अगर मैं पूरे सेटअप को एक रॉकेट में डाल के ऊपर हाई एक्सेलरेशन से फेंक दूं, हाई एक्सेलरेशन, तो इस केस में नॉर्मल का फोर्स ये बड़ा हो जाएगा ग्रेविटी के फोर्स के, ये बराबर नहीं रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेट फोर्स अभी चाहिए बुक को ऊपर की तरफ, ताकि नेट एक्सेलरेशन इसे ऊपर की तरफ मिले। लेकिन अभी भी अगर तुम देखो तो जो फोर्स बुक लगा रही है टेबल पे, वही फोर्स टेबल बुक पे भी लगाएगी, और जो फोर्स बुक लगा रही है अर्थ पे, वही फोर्स अर्थ भी बुक पे लगाने वाली है। यानी कि अभी भी ये जो पार्टनर फोर्सेस है ना, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होने वाली है, ये दोनों पार्टनर फोर्सेस की भी मैग्नीट्यूड सेम होने वाली है, और ये हमेशा हमेशा हर एक कंडीशन में सेम होगी क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार अगर एक एक्शन फोर्स है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स भी होगा, और ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे ही हमेशा एक्ट कर रही होंगी। अब इसे लिखने का हमने कन्वेंशन भी देखा था। अगर ए बॉडी पे एक फोर्स लग रही है बी बॉडी के कारण, तो उसे हम लिखेंगे एफ ए बी। पहले हम उस बॉडी का नाम लिखेंगे जिस पे फोर्स लग रही हो, और उसके बाद उस बॉडी का नाम लिखेंगे जिसके कारण फोर्स लग रही हो, और इसे अगर हम स्विच कर देंगे तो इसी फोर्स की रिएक्शन फोर्स आ जाएगी एफ बी ए, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने वाली है, मैग्नीट्यूड सेम होने वाली है। अब ये जो रिएक्शन फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस या फिर पार्टनर फोर्सेस, ये यूनिवर्सल हैं, ये साइज, ये मास, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये हमेशा बराबर ही होने वाली हैं। और अब ये जो फोर्सेस है ना, ये हमेशा प्रेजेंट होती हैं सेम टाइम पे ही, इंस्टेंटेनियसली प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही तुम एक्शन दोगे, जैसे ही तुम किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे, तो वैसे ही वो चीज़ भी तुम पे रिएक्शन फोर्स लगा देगी। और आखिरी में हमने ये भी देखा कि कुछ कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि बहुत ही सिमिलर लगती हैं रिएक्शन फोर्सेस की तरह, लेकिन इसमें तुम कंफ्यूज नहीं होना। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को निकालने का हमेशा एक तरीका है, और उसी तरीके को फॉलो करना।